हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो कि रिलेटेड है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से लेकर। एक बात बिल्कुल साफ है कि जय जवान जय किसान का नारा जो शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट किया जमीन पे वो माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया। आज उनकी जयंती है, इसी वजह से मैं उनके लिए वीडियो लेकर आया हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वैसे तो चौधरी चरण सिंह जैसा विराट लीडर आज तक किसानों के बीच कोई भारत में अभी ना है ना आगे होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किसानों की स्थिति को बदलने का प्रयास किया वो अपने आप में ही काबिले तारीफ था। और आज भी पूरी किसान कम्युनिटी जिस तरीके से चौधरी साहब को याद करती है या चौधरी साहब की जो विरासत है उसको संभाले हुए है, उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि चौधरी साहब लगातार अपने जीवन में किसानों के लिए सोचते रहे और लगातार किसानों के लिए काम करते रहे। उन्होंने अपना जीवन पूरा जीवन को किसानों के लिए समर्पित कर दिया, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे हो उस टाइम। तो लगातार चौधरी चरण सिंह जी एक बहुत बड़े लीडर बनकर उभरे और उनके बराबर के कद का आज तक कितने भी किसान लीडर हुए हों, ना कोई बन पाया है ना ही कोई बन पाएगा, क्योंकि वो एक जबरदस्त किसान लीडर थे जो बिल्कुल जो भारत के गांव हैं, जो एक गांव की इकोनॉमी है, वो उसको बदलना चाहते थे। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक ही बात थी कि कैसे किसानों की स्थिति को बदला जाए, कैसे जो भारत का ग्रामीण इलाका है जहां पर भारत की 80% जनसंख्या निवास करती है उसको कैसे चेंज किया जाए, ये लगातार चौधरी साहब के दिमाग में चलता रहता था। उसी वजह से चौधरी साहब की जो नीतियां थी, चाहे वो गृह मंत्री रहे हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो लगातार उसी प्रकार की नीतियां बनाते रहे ताकि जो आम किसान है, जो गरीब किसान है, उसकी स्थिति में लगातार सुधार आए। जो एक गाना उस टाइम बहुत पॉपुलर था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो वो कोई धरती हीरे मोती नहीं उगलती, वो हीरे मोती का मतलब गेहूं और मक्का के दाने से था, क्योंकि उस समय बहुत भुखमरी थी। और लगातार चौधरी साहब यही प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी भारत की जो एग्रीकल्चर व्यवस्था है उसमें सुधार हो। अगर मैं चौधरी साहब के जीवन की बात करूं तो चौधरी साहब का जन्म 1902 ईस्वी में नूरपुर गांव में हुआ था, जो कि उस समय आगरा के अंदर आता था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश काल था। लेकिन अभी उनका जिला मेरठ जिले के अंदर आता है। वैसे वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और जाटों के सबसे बड़े लीडर थे उस समय के, और आज भी वो सबसे बड़े मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। अब जो नूरपुर में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी जो गोत्र था वो तेवतिया गोत्र था। वो तेवतिया गोत्र में पैदा हुए। वो शुरू से ही काफी अच्छे छात्र थे। वो लगातार उन्होंने बीए एमए किया। एमए उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया। उन्होंने एलएलबी भी किया। उसके बाद वो गाजियाबाद के अंदर वकील की प्रैक्टिस करते रहे। सबसे पहले वो राजनीति में 1931 में सक्रिय हुए और वो भारत की स्वतंत्रता से पहले 2 बार जेल गए। वो सबसे ज्यादा महात्मा गांधी से प्रेरित थे। वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते थे। उसके बाद वो 1952 में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में जाने लगे और 1952 से 1968 तक वो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे उस समय। उसके बाद सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत की जब सरकार थी उस समय वो लैंड रिफॉर्म लेकर आए, जिसने किसानों की स्थिति को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। और उसके बाद वो भारत की राजनीति में सबसे पहले उन्हें 1959 के तहत देखा गया, जब नेहरू की किसान विरोधी विरोधी नीतियों का उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। और वो लगातार जो सरकारी कर्मचारी थे जो वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, या जो वेतन
डीए होता है उसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने उसका भी समर्थन किया। तो उस समय चौधरी साहब पहली बार भारत की राजनीति में दिखने लगे। फिर वो 1967 के अंदर कांग्रेस ने उनके इस बर्ताव की चलते उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। बट उन्होंने जब विपक्षी पार्टियों को ज्वाइन किया तो विपक्षी पार्टियों ने चौधरी साहब को यूपी का प्रथम नॉन कांग्रेसी सीएम बना दिया। उसके बाद वो लगातार कांग्रेस पार्टी से विरोध में ही चलते रहे और 1977 के टाइम जब जयप्रकाश नारायण मूवमेंट लेकर आए तो चौधरी साहब ने उनका बहुत अच्छे से सहयोग किया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हराने में चौधरी साहब की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन सबसे बड़ा आघात चौधरी साहब को तब लगा जब चौधरी साहब को जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री के लिए नहीं चुना। जयप्रकाश नारायण ने उस समय प्रधानमंत्री के लिए मोरारजी देसाई को चुना, जो कि उत्तर प्रदेश के लीडर नहीं थे। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र की तरफ से आते थे और ये बहुत दुख हुआ चौधरी साहब को। लेकिन मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में चौधरी साहब गृह मंत्री रहे और उन्होंने सबसे बड़ा जो उनके टाइम गृह मंत्रालय होते हुए कांड हुआ कि उन्होंने इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने 1977 के जनरल इलेक्शन के लिए एक जीप उस अवैध तरीके से अपने प्रचार के लिए लिया। उस चार्जेस की बदौलत इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में लगातार चक्कर लगाने पड़े। अब सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आता है वो तब कि जब जनता पार्टी की सरकार चल रही थी तो आरएसएस और कुछ हिंदू विंग्स ने मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट से दुखी होकर अपना समर्थन वापस ले लिया। इस चीज से मोरारजी देसाई दुखी हो गए और मोरारजी देसाई ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन जब चौधरी साहब इंदिरा गांधी पर आरोप लगा रहे थे तो तब मोरारजी देसाई ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। लेकिन चौधरी साहब इससे आहत हो गए और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को सौंप दिया, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं चौधरी साहब से चिढ़ने लगी थी जबरदस्त तरीके से और वो इसका बदला लेने के लिए लगातार सोचती रही। तब सबसे बड़ा मूवमेंट आया जब मोरारजी देसाई ने अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। तब इंदिरा गांधी को लगा कि यही मौका है इस जनता पार्टी में दरार डालने का। तो उन्होंने रेड्डी जो प्रेसिडेंट थे उनसे बोला कि आप चौधरी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए और कांग्रेस पार्टी उनको बाहर से समर्थन देगी। अब जब चौधरी साहब को ये बात पता चली तो चौधरी साहब प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक शर्त रखी थी कि जो एलिगेशन चौधरी साहब ने उन पर लगाए हैं वो उन्हें तुरंत वापस लें और अपनी सरकार चलाएं। चौधरी साहब ने ऐसा ही किया क्योंकि प्रधानमंत्री पद का लालच था। चौधरी साहब प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने जो आरोप इंदिरा गांधी पर लगे थे वो सारे वापस ले लिए। इंदिरा गांधी ने जैसे ही आरोप वापस हुए वैसे ही चौधरी साहब को सबक सिखाने की सोची और उन्होंने जो बाहर से समर्थन कांग्रेस पार्टी दे रही थी वो उन्होंने वापस ले लिया और चौधरी साहब की गवर्नमेंट को गिरा दिया। इस चीज से चौधरी साहब बहुत ज्यादा दुखी हुए और इंदिरा गांधी का जो ये चालाकी भरा निर्णय था उससे चौधरी साहब को बहुत ज्यादा आघात लगा और चौधरी साहब फिर अकेले ही राजनीति करते रहे। उसके बाद चौधरी साहब लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे और 1987 के अंदर चौधरी साहब का देहांत हो गया। उन्होंने जनता पार्टी का विलय भी किया, लेकिन उसके बाद जनता पार्टी कई दलों में टूट गई। उनके हिस्से में राष्ट्रीय लोकदल आई, जिसके उनके वैसे अगर परिवार की बात करूं तो 6 बच्चे थे। उनके बेटे अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, 6-7 बार एमपी रहे बागपत से, और उनके पोते अब राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी अभी अध्यक्ष हैं और पार्टी को काफी अच्छी तरीके से चला रहे हैं। तो उनकी पत्नी भी लोकसभा मेंबर भी रही और इगलास से विधायक भी रही। तो पूरा चौधरी साहब का परिवार राजनीति के अंदर रहा और काफी मजबूत
ही मजबूत तरीके से वो लगातार राजनीति करते रहे। तो ये था चौधरी साहब का पूरे जीवन का चक्र। जीरो चौधरी साहब ने लगातार पूरे जीवन किसानों के लिए ही काम किया और वो लगातार किसानों के लिए ही काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत।